कि गम के कई मैखाने हंस के पी गया हूं मैं, हिस्से में कितने जहर के प्याले नहीं देखे और सब देख रहे हैं मेरी महकी हुई जुबान, लेकिन किसी ने दर्द के नाले नहीं देखे। क्या बात है। मैं स्टाफ से बोलता हूँ तुम ऐसे बनो कि खुदा मेरी आंखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, तो कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। वाह। तो अपना दामन ऐसा बनाओ कि किसी दर्द के, किसी पीड़ित के दर्द से वो भीगे, उसके दर्द को महसूस करें हम, तभी हम काम कर पाएंगे। अब लिट्टी चोखा मतलब खाते रहते हैं तो ये देसी पने का भी अंदाज है और ये बिल्कुल हो सकता है। कठिन कुछ नहीं, कठिन एक निर्णय है। ऐसा दम पैदा हो जाए कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आसिया बनाने की। वाह। तो सर मेरा बैग रह गया, फिर मैंने कंट्रोल रूम से बोला पता करो बैग में क्या है, इतना परेशान है वो। तो उसने बोला थोड़ी देर बाद सर कुछ नहीं है उसमें, तो कह रहा माँ के हाथ की सत्तू की बनी रोटी, क्या उसे बताया उसने, माँ के हाथ की बनी रोटी सर, नथिंग कह रहा है। क्योंकि जैसा कि वाइफ के डेथ के बाद मैं 15 में उनको जो मेडिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई कैंसर की, तो 2-2.5 सालों में मेरा भी स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया उनके ट्रीटमेंट में। वजन मेरा 120 के आसपास तब पहुँच गया था। कोरोना आते आते लगभग मैं 130 किलो आ गया, कोरोना मुझे भी हो गया था, उसमें मेरा वजन 130 पहुंच गया। करो वो जो कह दे कि हो ही नहीं सकता, उसे करने में मजा आता है, एक किक मिलती है कि यार ये करके देखते हैं। मैं कहता हूँ ऊर्जा के लिए कि पाँव पे जमी सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, मुझको नहीं रोकेंगी कमजोर बिजलियाँ, सूरज के बराबर का तापमान लिए। कहते हैं 73 पूड़ियाँ और 53 रोटी खाने वाला आदमी यूपीएससी निकाल ले, मुझे लगता नहीं कि दूसरा कोई जिंदा कोई होगा। ये बात आज ये भी बड़े दावे से मैं कह सकता हूँ। तो आपके जो दोस्त हैं कि दूसरा आदमी खोजना मुश्किल, 10 महीने तक एक भी रोटी नहीं खाई। जो 70 पूड़ी खाता था वो रोटी नहीं खाई, एक भी रोटी। ये तो बड़ा, ये आत्मबल की बात। घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी कि शायद इस दुनिया की आजादी ही नहीं। इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। तुमसे मेरा कोई काम नहीं है, दिल को मगर आराम नहीं है, अपना कह के हमें ना पुकारो, ये तो हमारा नाम नहीं है। अरे भैया शायरी कर रहा हूँ तो माहौल ही ऐसा है, क्या करें। हालांकि जो तस्वीरें हैं आप उसको देखेंगे ना तो समझेंगे कि इंटरव्यू टाइप का लग रहा है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है, बातचीत है, बड़ा झमाझम बात करेंगे। और देखिए, दिल्ली पुलिस का नाम सुनकर के अपराधियों के हौसले फाख्ता हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। और दिल्ली पुलिस की तुलना तो स्कॉटलैंड की पुलिस से की जाती है, मतलब बहुत पेशेवर पुलिसिंग। लेकिन हम बात कर रहे हैं एकदम बिल्कुल देसी अंदाज में। तो समझिए कि बातचीत के लिए जो शख्स हमारे साथ हैं, जो शख्सियत हैं, वो कमाल के हैं, उन्होंने करके दिखाया है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है उनका हुनर। और आज हम स्वागत करेंगे चर्चा में और बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया एक बार जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी सर हैं, दिल्ली पुलिस में डीसीपी हैं, और हम इनके पास आए हैं, कुछ बात करेंगे। बड़ा बिंदास बातचीत करते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं बड़ा मजा आ जाता है। ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि आज माहौल बड़ा बढ़िया है, बाहर बारिश चल रही है, झमाझम बारिश हो रही है, आपके मन से कोई कविता बरसेगी क्या? पहले यही जान लेते हैं, कुछ कविता शुरू करते हैं इसको। बड़ा अच्छा है, 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि किसी अच्छे शायर की हैं कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्ते जैसा है, वाह, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो वो जो लाइनें हैं मौसम पे ही हैं। मौसम पे है, और क्या कमाल का आपने चौका मार दिया। मतलब जब भी मौका मिलेगा आप चौका मार देंगे। हाँ, मौसम की बात की हमने, मौसम के मिजाज की बात की, और आपने बिल्कुल फिर दोहरा दीजिए, बड़ा शानदार लाइन है। क्या? बड़ी अच्छी लाइनें हैं कि वो तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो मेरी निगाहें कहाँ से लाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बहुत सताएगा भाई, बहुत सताएगा। लेकिन देखिए, 2-3 चीजें आपके बारे में दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब इनको, अभी जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एकदम बिल्कुल फिट, पहले नहीं थे ये। बिल्कुल 138 किलो, कितना किलो था? 130 किलो करीब। 130 किलो थे भाई साहब। मतलब जिस चेयर पे बैठते होंगे आप समझिएगा। अब क्या वेट है सर? 85 किलो के आसपास है। 85 किलो। तो देखिए, जो लोग मोटापे से ग्रस्त है ना, हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर
इनकी तस्वीरें ना तैरती हों, जहां पर इनके वीडियो वायरल ना हो। मतलब साफ है कि इन्होंने करके दिखाया। तो क्या करने से ही होता है? जी बिल्कुल, करने से होता है और डेडिकेशन के साथ लगना पड़ता है। मैं बड़ी अच्छी लाइनें कहता हूँ कि जब हम एक पैशन से आगे बढ़ते हैं कि अब टूट गिरी है जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब बढ़ते भी चलो, चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत और सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो जब हम मंजिल पाने की शिद्दत से आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर कुछ पाने की लालसा आ जाती है कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह, क्या बात है, क्या तो जब ये निश्चय करके आप आगे बढ़ते हैं तो गोरखपुर का एक लड़का जो है सीधे इलाहाबाद जाता है, तैयारी करता है और दिल्ली पुलिस में इतने वरिष्ठ पद पर जो है काबिज हो जाता है। ये कामयाबी तो गांव के लोग तो बड़ा खुश हो जाते होंगे, बड़ा आनंद आता होगा जब आप गांव जाते होंगे। तो लोग तो कहते होंगे भाई जो हमारा गोरखपुर का छोरा है वो दिल्ली में मतलब धमाल मचा रहा है, पूरे टीवी में, चैनल पे, हर जगह, सब जगह मजा आता है। ये बहुत अच्छा लगता है। गांव में भी गया था, बड़ा गौरव महसूस होता है। अभी एक दंगल का प्रोग्राम हुआ था, वहां पे मुझे मुख्य अतिथि बुलाया गया था। दंगल बहुत जरूरी है भैया, दंगल बिना तो कुछ है ही नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने सम्मान किया और अच्छा लगता है जब हम जितने कठिन संघर्ष से सफलता पाते हैं उसका मजा उतना ही आता है। तो निसंदेह अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में जाके जब सम्मान मिलता है। तो ये बताइए, आप दिल्ली में रह रहे हैं, इतने साल से रह रहे हैं, देसी हैं आपके अंदर, देसीपना है कि नहीं, यही बताइए। अब लिट्टी चोखा मतलब खाते रहते हैं तो ये देसी पने का एक अंदाज है। हाँ। और अभी आपको अभी पता होगा शायद, एक हमारा फंक्शन होता है रविशंकर तिवारी जी करते हैं, उसमें हम लोग लिट्टी चोखा खाने फिर जा रहे हैं। चूड़ा दही, भैया गोरखपुर वालों, चूड़ा दही लिट्टी चोखा चारों मिलेगा और ये चारों मिलना बड़ा दुर्लभ है। हाँ। चारों का संयोजन मुझे लगता नहीं कि और कहीं होता है दिल्ली में। हाँ। तो निसंदेह एक अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। हाँ। और मैं तो करता रहता हूँ, अगर जल्दी ही आपको बुलाऊंगा, आपकी शिकायत भी दूर होगी। बुलाएंगे नहीं तो फिर तो मैं शिकायत कर दूंगा आपकी। नहीं, जल्दी आपकी शिकायत दूर होगी। और अच्छा, ये बताइए, जब आप दिल्ली जैसे शहर में, लिट्टी चोखा एक पर्याय है हमारे देसी होने का, हमारे उस मिट्टी से जुड़े होने का, जिस मिट्टी की खुशबू हमको हमेशा खींच ले जाती है। और मैंने आपको देखा है हमेशा जब आप बात करते हैं, जब आपका जो लहजा है, जो आपके लोग हैं, वो जब भी मिलते हैं तो आपसे खुश होकर के लौटते हैं, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर एक चमक सी बिखर। और वो दौर भी देखा मैंने कि जब आप एक समय मायूसी के अंधेरे में घुस गए थे, एकदम लगा कि घुप अंधेरा है आपके जीवन में, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था जब आपकी धर्मपत्नी इस दुनिया में नहीं रही। और उसके बाद आपने, कितना कठिन था वो दौर और उससे कैसे बाहर निकले, क्योंकि दर्शकों के लिए बेहद जाना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ आता ही आता है, लेकिन निकलने का तरीका न मिलने के चलते बहुत सारे लोग अपने जिंदगी को अलविदा कह देते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जितेंद्र मणि त्रिपाठी के ऊपर जब इतनी बड़ी विपत्ति आई, वो कैसे निकले? बस कमबैक करने के लिए एक हिम्मत चाहिए। जो प्रकृति से जो चैलेंज मिलते हैं, मैं एक दो बड़े अच्छे शेर कहता हूं कि सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है। वाह। सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, कश्तियां उस तरफ ले चलो जहां तूफान आया है। क्या बात है, दम है कि नहीं है? आपके अंदर ऐसा दम पैदा हो जाए कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आसिया बनाने की। वाह। तो चैलेंजेस तो जीवन में आते रहते हैं। मैंने दो लाइनें लिखी हैं, बताता हूं। उसमें देखिए ऐसा कि सब देखते मंजिल पे मुझे है बड़े हैरान, लेकिन उन्होंने पाँव के छाले नहीं देखे। क्या बात है। उसके नीचे कुछ चीजें हैं। आंखों की चमक खटकती है कितनों को, कभी अरसा तलक आंखों ने उजाले नहीं देखे। तो इन आंखों ने बड़ी, जो कहते हैं अंधेरा भी देखा है। किस कदर से तूफान के जद में थी मेरी ये नाव, तूफान के कर दिया था हवाले नहीं देखे। क्या बात, कि हमने नाव पर छोड़ दी थी कि ठीक है जाने दो, तूफान को देखते हैं। जख्मों का कारवां सा मेरा जिस्म या खुदा, कांटों से घाव कितने सी डाले नहीं देखे। कि ये घाव मैंने कांटों से सिले हैं। वाह। नजाकत देखिए लाइनों की। और गम के कई मैखाने हंस के पी गया हूं मैं। लाइन है कि गम के कई मैखाने हंस के पी गया हूं मैं, हिस्से में कितने जहर के प्याले नहीं देखे। और सब देख रहे हैं मेरी महकी हुई जबां, लेकिन किसी ने दर्द के नाले नहीं देखे। क्या बात है, क्या बात है। तो उस दर्द से, उस गम से निकल के बाहर आए हैं
और अपने आप को फिर एक बार संभाला है। और देखिए ये मैसेज भी आपके थ्रू जाना चाहिए कि जब आपके पास कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो लड़ना है, आगे बढ़ना है। क्यों, क्या कहेंगे? बिल्कुल, दर्द जितना भी हो, लेकिन अगर हम चाहें तो एक बार कम बैक कर सकते हैं। और गिरना हार नहीं होती, गिर के पड़े रहना हार होती है। तो जब आप उठ जाते हैं तो फिर वो हार खत्म हो तो जाती है। ये बताइए, जब पत्नी नहीं रही उसके बाद आपने 2 किताबें लिख दी, धड़ाधड़ लिख दी, और मुझे पता है उस आयोजन में दिल्ली के जो दीपक कुमार IPS थे और मिश्रा जी ने, उन्होंने आपकी किताब का उद्घाटन पहली किया था। किताब दीपक मिश्रा जी ने किया था, और दूसरी किताब हमारे पुराने जो CP साहब हैं उन्होंने किया था, जो अभी उन्होंने किया अस्थाना साहब ने। अस्थाना साहब ने किया था। तो 2 दिग्गजों ने आपकी किताब का जो है विमोचन किया था, और खूब दिल से आप लिखते भी हैं। जी, किताबें जब हम पढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किताबें इस दौर में जब इंसान अकेला खुद को महसूस करने लगा है, इस दौर में जैसे लगता है कि दोस्ती मिथ्या है, भ्रामक है और ये फायदे की चीज है, तब किताबें कितनी मददगार होती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए किताबें, मतलब जो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मित्र है आपकी, मौके पे अगर आप इनको अपना दोस्त बनाना चाहें तो बहुत बड़ा। और ये कहते हैं कि देखिए, जैसे आजकल सब कुछ साइबर का जमाना आ गया है, लेकिन हार्ड कॉपी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। मेरा ये मानना है कि नेट पे सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब तरतीब से आप कहीं सुकून बैठ के किताबों के पन्ने पलटते हैं, उससे भावना की एक सौंधी खुशबू आती है जो इंटरनेट से आप महसूस नहीं कर सकते। अरे इंटरनेट वाली दुनिया वाले पता नहीं क्या, एकदम बिल्कुल जब देखो तब मोबाइल, तो हर चीज वर्चुअल हो गई है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनका तो किताब पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना जरा, हमारे दर्शकों से बोलिए। निसंदेह किताब पढ़नी चाहिए, नेट का जमाना है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उसका एक अपना मजा है। उनसे आप जुड़ते हैं, उनसे आप सीधे रूबरू होते हैं, मानो आप उस भावना से रूबरू हो रहे हैं साक्षात, जब हम किताब पढ़ते हैं। और जब नेट में पढ़ते हैं तो वो चीज उतनी ज्यादा हमें कनेक्ट नहीं करती। ये बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, जब तो वहां तो पूरा माहौल ही ऐसा था, किताबों की अलग दुनिया थी। इलाहाबाद तो किताबों की दुनिया है, वहाँ पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, यही लोग हैं वहाँ तो। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि चूंकि आपकी चर्चा जब भी होती है तो आपके इमोशंस को लेकर के बहुत चर्चा होती है, और अमूमन पुलिसिंग में इसका अभाव देखने को मिलता है। तमाम जो ट्रेनिंग है इसके चलते या चाहे जो भी है, एक नैराश्य सी स्थिति दिखती है, जिसमें किसी की संवेदना से किसी को कुछ लेना देना ही नहीं। पुलिस जैसे लगता है कि ऐसी नीरस विषय वस्तु है जो सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से काम करती है, उसको किसी के भावना से। लेकिन जब मैं आपके बारे में पढ़ता हूँ, आपके बारे में देखता हूँ, खबरें सुनता हूँ, तो कहानी तो ये भी है कि एक रोटी के लिए आपने क्या से क्या तंत्र लगा दिया। एक व्यक्ति जो माँ की रोटी जिसकी खो गई थी, और आपने पूरा तंत्र लगा करके उसको ढूंढवा के दिया। वो इमोशन कहाँ से आता है इस पुलिसिंग में? मैं ट्रेनिंग में जहाँ भी अपने ट्रेनीज को अपना मोटिवेट करता हूँ, 2 शेर उन्हें जरूर सुनाता हूँ, जो आप कह रहे हैं भावना से जुड़े दोनों शेर हैं। कहता हूँ कि देखिए, दिल्ली पुलिस की जो हमारी सबसे बड़ी कमी, पूरे पुलिस की ही कमी है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो पुलिस बनाई थी वो शोषण के लिए बनी थी, बनी ही शोषण के लिए थी। अब हमसे संवेदना की बातें की जा रही हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो गैप भरने की कोशिश जारी है। और दोनों शेर मैं लगातार सुनाता हूँ। आज भी मेरा एक ब्रीफिंग है अभी 4 बजे स्टाफ के साथ, उसमें मैं सुनाऊंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बिल्कुल, तो हमको पहले सुना दीजिए, हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। दोनों शेर संवेदना जुड़े हुए हैं। हाँ। एक तो है कि खुदा मेरी आंखों को दे दे समंदर। मैं स्टाफ से बोलता हूँ तुम ऐसे बनो कि खुदा मेरी आंखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहाँ भीग जाता है दामन हमारा। वाह। तो अपना दामन ऐसा बनाओ कि किसी दर्द के, किसी पीड़ित के दर्द से वो भीगे, उसके दर्द को महसूस करें हम, तभी हम काम कर पाएंगे। तो इसका अभाव तो दिखता है। बिल्कुल, इसका अभाव है कि नहीं? आप क्या बिल्कुल है। मैं कहता हूं कि देखिए, समय के साथ जो चीजें पुलिस शोषण का यंत्र थी, तो निसंदेह हम अब धीरे धीरे वेलफेयर पुलिस की तरफ जा रहे हैं। एक जापान की पुलिसिंग, कब्बन पुलिसिंग बोलते हैं। कब्बन मतलब कि हम सर्विस करेंगे। एक माइंडसेट है जो बदलना है। हम पुलिस फोर्स थे, अब हमें पुलिस सर्विस बनना है। फोर्स टू सर्विस, दिस इज द जर्नी। बात वही है, एक सकारात्मक बदलाव। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट है, दोनों एक ही है, लेकिन सोच का अंतर। ब्यूरोक्रेट जो है कहता है कि मैं तब मिलूंगा, मैं मिलूंगा, वो काम रोकने के बहाने खोजता है। लेकिन सिविल सर्वेंट वो है जो काम करने के बहाने खोजता है।
क्या बात है। जैसे कि वो रोटी है, ये एक सिविल सर्वेंट का काम क्या है। मामला था, जरा कहानी सुना दीजिए, क्या था वो? किसी ने अचानक मतलब कंट्रोल रूम में कॉल किया कि सर मेरा बैग रह गया है, और मेरे को मैसेज किया कहीं से नंबर लेके, मेरा परिचित नहीं था, व्हाट्सएप मैसेज किया उसने। शाम के 8:30-9 बज रहे होंगे, तो एक सर मेरा बैग रह गया। फिर मैंने कंट्रोल रूम से बोला पता करो बैग में क्या है, इतना परेशान है वो। तो उसने बोला थोड़ी देर बाद सर कुछ नहीं है उसमें, तो कह रहा माँ के हाथ की सत्तू की बनी रोटी, क्या वो कुछ बताया उसने, माँ के हाथ की बनी रोटी है सर, नथिंग नथिंग कह रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, माँ के हाथ की रोटी बड़ी कीमत है, और खासकर मैं, क्या बात है। मैं खुद सर 2002 में मेरे मदर की डेथ हो गई थी, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि माँ के हाथ की रोटी क्या कीमत है। मैंने कहा ट्राई करते हैं अगर मिल जाए तो मैंने फिर वो कहीं नोएडा से बैठा था वो, और उसका जनकपुरी में जाके बैग मैंने फिर सारे जितने थाने थे बीच के, मैंने कहा भाई देखो कहीं मिल जाए, ट्राई करो। मिला? तो जनकपुरी में मिल गया। वो बड़ा अच्छा, बोला रोने लग गया बंदा वो, मतलब मिलने के बाद कह रहा था मैं कोरोना में कहीं 6 महीने बाहर गया था, और अब मैं आया हूँ तो घर से बनवा के ले जा रहा था और गायब हो गई। देखो भैया, तो माँ के हाथ की रोटियां, एक लाइन याद आ गई मेरे को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ के हाथ की बासी रोटियां, पोसीदा पोसीदा पोसीदा, उसका कोई मोल है क्या? कोई है दुनिया में ऐसा स्वाद जो माँ के हाथ की रोटी का जवाब हो? कतई नहीं। और माँ तो अद्भुत है, अनंत संसार है। ये बताइए, पहले आप मेट्रो में थे, मेट्रो का पूरा आप जो है व्यवस्था देख रहे थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक आपका जो 130 किलो वजन था आपने घटा दिया और उसको ले आए 80-84 किलो पे। बहुत मेहनत की आपने, और अब आप ट्रेनिंग सेंटर में आ गए। अब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं पुलिस वालों को। क्या दिल्ली पुलिस को लगा कि भैया जो थुलथुल वाले लोग हैं उनको ठीक करना है? आयुक्त महोदय ने हो सकता है ऐसा सोच के मुझे वहां भेजा हो। हाँ। और मैं बड़ा खुश हूँ इस निर्णय से। हाँ। और लगातार जितने ट्रेनिंग आ रहे हैं सबको मैं दिखाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, अपनी चीजें बताता हूँ, और इसका बड़ा सकारात्मक असर पड़ा है कई अच्छा, लोगों ये ने। बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमाम सारी कंपनियां दावे करती हैं कि मोटापा घटाएं, मोटापा बढ़ाएं, कमजोरी घटाएं, दुनिया भर की। आपने तो एक उदाहरण सेट कर दिया पूरे देश में, और जो लोग सोचते हैं कि भैया मोटापा कैसे कम होगा, तुरंत उसमें जितेंद्र मणि त्रिपाठी का फोटो फट से आ जाता है, और फिर आपके इंटरव्यू आ जाते हैं, आपकी बातें आ जाती हैं। पर कितना कठिन है ये हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। कठिन कुछ नहीं, कठिन एक निर्णय है। कठिन निर्णय है। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया ना, जैसे मतलब हर आदमी के अंदर असीमित ऊर्जा है, हम ब्रह्म के स्वरूप हैं, सबके अंदर ब्रह्म है। आई एम डिवाइन द फ्लेम, सबके अंदर ब्रह्म है। अगर हम उसका एहसास कर पाए। मैंने वो गजल की 2 लाइनें लिखी थी कि खुद ही को छोड़ जब से खुद में खुदा देखा है। वाह। खुद ही को छोड़ जब से खुद में खुदा देखा है, मंदिरों मस्जिदों में कम ही कदम रखता हूँ। क्या बात। वहां कुछ भी नहीं है, आपके अंदर है। जब उसका आप एहसास कर लें, असीमित ऊर्जा है हर आदमी के अंदर। तो कहते हैं ना कि दृढ़ प्रतिज्ञा से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, रहती नहीं हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपके काम देखे हैं, पूरी दिल्ली ने देखा है, पूरी मेट्रो प्रशासन ने देखा है, आपने बहुत सारे रचनात्मक पहल किया, और उसका एक नतीजा भी निकला। मैंने देखा कि बच्चों से लेकर के तमाम जो सर्च ऑपरेशन से तमाम सारे आपने काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी से ये जानना चाहता हूँ कि वो वक्त आपके जीवन में सबसे बड़ा अंधेरा वाला कौन था, जो लगा कि अब जिंदगी ठहर सी गई है, और उससे आप कैसे बाहर निकले? कौन सा वक्त था जब आपको लगा एक कामयाब इंसान है, आज आप दुनिया भर के लोगों के प्रेरणा है, खास करके आप अगर मोटापे के तो ब्रांड एम्बेसडर है आप। वो वक्त बताइए जैसे लगा कि आपकी जिंदगी ठहर सी गई है, वो कोई वाकया ऐसा हो बताइए, और उसके बाद आपने कहा नहीं, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे और दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखिए, जैसा कि वाइफ की डेथ के बाद मैं 15 में उनको जो मेडिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई कैंसर की, तो 2-2.5 सालों में मेरा भी स्वास्थ्य काफी खराब हो गया उनके ट्रीटमेंट में। वजन मेरा 120 के आसपास तब पहुंच गया था। कोरोना आते आते लगभग मैं 130 किलो आ गया। कोरोना मुझे भी हो गया था, उसमें मेरा वजन 130 पहुंच गया। तो उसके बाद जब एनुअल हेल्थ चेकअप होता है तो मेरी सारे स्टेटस मेरे बहुत ही खराब आए। मेरी वेस्ट लाइन करीब 47-48 थी, मेरा वजन 130 था, फैटी लीवर ग्रेड 3 था, कोलेस्ट्रॉल 350 के ऊपर था, ट्राइग्लिसराइड 500 था, शुगर फास्टिंग 400-500 था, HB1 13 के आसपास था। तो मतलब डार्केस्ट टाइम ऑफ द लाइफ यू कैन से, कि डॉक्टर ने कहा सर इसमें कुछ भी ठीक नहीं, इस पूरे पिक्चर में कुछ भी ठीक नहीं, एक भी चीज ऐसी नहीं जो ठीक है।
आप इंसुलिन लेना शुरू कर दीजिए, आपका कोई चारा नहीं है। मैंने कहा कि सर मुझे 6 महीने टाइम दीजिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, अब इतने के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यही वो चीज़ होती है जब आपको ये कोई कह दे ना, करने का मजा तब आता है। यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। करो, वो जो कह दे कि हो ही नहीं सकता, उसे करने में मजा आता है। एक किक मिलती है कि यार ये करके देखते हैं। और निसंदेह उसके बाद मैंने एक ड्राइव शुरू की। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी सोचिए, मैं लगभग 14 किलोमीटर रोज पिछले 2 साल में 14 किलोमीटर रोज के औसत से चल रहा हूँ मैं। एक भी दिन का ब्रेक नहीं है 2 साल में, एक दिन का। जो भी ब्रेक है मैंने एक्स्ट्रा चल के पूरा किया। एक दिन में करीब 64,000 कदम चला हूँ, करीब 54 किलोमीटर, अपने इस गैप को पूरा करने के लिए। 5 दिन जो मेरा पूरा नहीं होता है, शनिवार रविवार को मैं जाकर के एक्स्ट्रा माइल चल के पूरा करता हूँ। तो ये जो डेडिकेशन है कि अब 14 किलोमीटर चलना है, 5 दिन छुट्टी चलेगा कोई फायदा नहीं, फिर आएंगे उसको पूरा करेंगे। जब हम इस पे आते हैं ना, एक पैरामीटर फिक्स करिए, करना है, जो नहीं हो रहा है उसको करना है। यूपीएससी में लोग कहता हूँ पढ़ते हैं भाई 8 घंटा पढ़ के तो देखो, 1 साल कोई आदमी 8 घंटा पढ़ के देख ले, निकल जाएगा, आग लग जाएगी। बिल्कुल कहता है बिल्कुल, मतलब आप फायर लगा सकते हो, आग लगा सकते हो। मैं कहता हूँ ऊर्जा के लिए कि पाँव पे जमी सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, मुझको नहीं रोकेंगी कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ। वाह। तो ये आपके अंदर ऊर्जा है, जरूरत है डेडिकेशन की, अनुशासन की। अनुशासन। आज बारिश हो रही थी, मैं छाता ले गया और मैं 1-2 लोग और टहल रहे थे। मैं बताना चाहूंगा आज भी मैं 20,000 स्टेप चल के आया हूँ। पर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, हमसे मतलब नहीं, कुछ भी हो भैया हमने जो ठाना है ना उसको करके रहेंगे। और 5 दिन नहीं हुआ तो शनिवार रविवार बचा हुआ है, उस दिन पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। 50,000 कदम, 60,000 कदम, 40,000 कदम चलता हूं मैं, लेकिन सारा गैप पूरा करता हूं। तो जब इस डिटर्मिनेशन से आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, आप बहुत जिद्दी लगते हैं आप मुझे कई मामलों में, अभी आप जिद दिखा रहे हैं। ये बताइए, आप आपकी जिद के बारे में बात करते हैं। जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, बदमाश बच्चे थे या मतलब औसत थे, क्या थे? बदमाशी बहुत करते थे? औसत थे, बदमाश तो नहीं थे, औसत थे, बहुत बदमाशी करते थे। लेकिन ये कि मैं फिर कह रहा हूँ चैलेंज बच्चा जिसको कहते हैं। जैसे कि मेरे बनने के पीछे भी, जैसे मैं सिविल सर्वेंट क्यों बना, मैं पावरफुल था, खाना खा के सोता था। किसी ने कमेंट कर दिया यार कि तुम पढ़ाई क्या जानो, मतलब पढ़ाई तो अलग चीज है, यू आर मतलब बॉडी बिल्डर हो तुम पहलवानी करो, तुम पहलवानी करो, पढ़ाई नहीं कर नहीं सकते तुम। तो अच्छा यार, ये तो दिस इज समथिंग चैलेंज। फिर ले लिया आपने, कंट्राडिक्शन। क्या किया फिर? तो देन फिर मैंने तीनों यूपीएससी दिया, निकाला, यूपी पीसीएस निकाला, एमपी पीसीएस निकाला, तीनों एग्जाम में मैं बैठा, तीनों निकाला मैंने। क्या सनक सवार हो जा रही है, मतलब कोई कह दे बात लग गई यहाँ पर दिल पे। तो कहते हैं 73 पूड़ियां और 53 रोटी खाने वाला आदमी यूपीएससी निकाल ले, मुझे लगता नहीं कि दूसरा कोई जिंदा कोई होगा। ये बात आज ये भी बड़े दावे से मैं कह सकता हूँ। तो आपके जो दोस्त हैं कि दूसरा आदमी खोजना मुश्किल है। 73 पूड़ी क्या था, क्या मामला? 73 पूड़ी और 73 पूड़ी और क्या बोला आपने? 52-53 रोटियों का हिसाब, 52-53 रोटियों का हिसाब। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग जितेंद्र मणि त्रिपाठी को इलाहाबाद में जानते हैं, सब जानते हैं कि खाना बहुत खाते हैं भाई, सबका हिस्सा भी खा जाते होंगे। लेकिन वो अगर ठान लें कि कोई कह देता है कि आप नहीं बन सकते, और ये बन के दिखा रहे हैं भैया, तो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो आप, सुन लीजिए इस अधिकारी की बात को। इस दोनों काम को एक व्यक्ति ने किया हो, अर्जुन और भीम दोनों एक साथ बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बिल्कुल। भगवान शिव ने भी हाथ जोड़ लिया एक बार, जब पार्वती ने मांगा तो उन्होंने कहा भाई ये गुण एक आदमी नहीं दे सकता मैं, तुम्हें 5 लोग लेने पड़ेंगे। उन्होंने जब वर मांगा था कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ये कॉम्बो एक में नहीं मिल पाएगा। अब ये भी हिंदुस्तान में लोग कहते हैं पहलवान है, तो ये तो इसके दिमाग जो है मोटा हो गया, बुद्धि मोटी हो गई। ये दरअसल अरस्तु या प्लेटो का एक थिंग वो था कि 2 तरह के लोग होते हैं, या तो बल होगा या बुद्धि होगी। यहाँ तो दोनों है, तो दोनों पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो पूरी का प्रकरण ये है कि हमारे एक मनोज तिवारी आईजी है सिक्किम में, वो पूरे वाला कहानी सुन लो भैया। तो मैं बीए सेकंड ईयर में था, तो वो आए संडे को, इलाहाबाद की बात है क्या? संडे को स्पेशल बनता है, तो कहा यार तुम्हारे स्पेशल बनेगा, बना है, आ जाओ भाई। तो मैंने कहा यार मैं खाना बढ़ा दो एक। तो वो नए लोगों की बात थोड़ा कंसिडर कम करते थे, महाराज लोग जो है, पुराने लोगों का भाव रहता था भाई, उनके बोलने पे 4 बढ़ गया, कहीं नहीं सर बढ़ नहीं पाएगा आपका। मैंने कहा मेरा खाना तो है सर, आप तो मेंबर है तो खाना आपका है ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं मेस में ही खाऊंगा। तो वो समझ नहीं पाया क्या चक्कर है, टिफिन वो भेजता था घर पे ऑफ कमरे में, मैं मैसे पहुंच गया। मैंने एक मित्र को बैठाया, मैं कहा जरा गिनना यार, थोड़ा सा देखते हैं क्या है आज, एक बार अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। वो करीब 73 पूरी होने के बाद उन्होंने मेरी प्लेट छीन ली। 73 खा चुके आप? अच्छा, प्लेट छीन लिया उन्होंने।
हाँ। उनका यार हटाओ भाई, ये तो मर जाएगा, इसको भगाओ, मतलब मत खाने दो उसको, प्लेट हटा के उन्होंने फिर अरे कुछ आपके दोस्त हैं जो सहपाठी हैं, वो मैं जानता हूं उनको, वो कहते हैं जितेंद्र मणि तो भाई प्लेट साफ कर देते थे किसी के हिस्से का भी हो। तो ये इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, और बहुत बड़ी बात है कि बल और बुद्धि दोनों निधान, अगर कोई था बल बुद्धि निधान तो हनुमान जी थे। और वेट लॉस में मैं बताऊं आपको, 10 महीने मैंने एक रोटी नहीं खाई, 10 महीने तक एक भी रोटी नहीं खाई, जो 70 पूड़ी खाता था वो रोटी नहीं खाए, एक भी रोटी। ये तो बड़ा, ये आत्मबल की बात है। तो यू कैन डू बोथ। हम्म। तो ये जब पावर आप डिटर्मिनेशन कर लेते हैं ना, मतलब मैं दोनों कर, मैं कह रहा हूँ दोनों स्ट्रीम है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं दावे के साथ ये चैलेंज कर रहा हूँ, नेट आपके बिल्कुल ऑनलाइन, कि दूसरा कोई व्यक्ति हो तो मुझे बताया जाए जिसने 73 पूरी खा ली। भारत एक्सप्रेस की टीम वाले जरा सर्च करो कि जो बुद्धि और बल दोनों में एक हो और 70 पूरी खाने वाला कोई इंसान हो कोई और वो भी आईपीएस हो, तो जरा ढूंढ के निकालिए। मन से दावा करता हूं कि दूसरा कोई हो तो बताए, मुझे लगता नहीं कोई होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। चैलेंज ले रहे हैं भाई, हमारी टीम करेगी, देखेगी, और फिर हम आपके पास आएंगे दोबारा और कहेंगे मिला या नहीं मिला। अगर मिलेगा तो बिल्कुल शौक से मिलेंगे कि भाई हमारा कोई जुड़वार और है। हाँ, जुड़वा भाई है। अच्छा ये बताइए कि जितेंद्र मणि त्रिपाठी कितने धार्मिक हैं? कौन सी देवी देवता बहुत पसंद है, मतलब लगता है कि हाँ ये हमारे इष्ट देव है, आराध्य देव है? बेसिकली मैं बजरंग बली का भक्त हूँ और निसंदेह उनको बहुत मानता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रन निज मन को सुधार वर्ण और रघुबर जस जोदायक। बकाया तो अब हम पुलिस सर्विस में हैं तो हम अपने धर्म को पीछे रखते हैं जब तक हम इस ड्रेस में हैं। हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, ये वर्दी हमारा धर्म है और हम हर धर्म के लोगों को बराबर एक भाव से देखते हैं। लेकिन एक निजी आस्था के तौर पर यस मैं बजरंग बली का भक्त रहा हूँ और उनके प्रति मेरी आस्था है। अच्छा एक और सवाल, बड़ा निजी सवाल पूछ रहे हैं आप। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को मैं बहुत जानता हूँ, बच्चे बहुत चंटाई करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वहाँ उनका अलग मिजाज होता है। रात के 2 बजे कुकर की सीटी बजनी शुरू होती है, ये सब तो आप जानते ही हैं। देर रात तक पढ़ाई होती है, देर तक उठना और फिर तैयारी करना, एक दूसरे को चुगलबाजी करना। कोई वाकया ऐसा बताइए जिसमें लगता हो कि आपको भूख लगी और आपका खाना किसी ने छीन लिया हो, बड़ी बेचैनी हो गई है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरा खाना तो नहीं छीन दिया लोगों ने, मैंने कई लोगों का छीना है। मेरा तो कोई कैसे छीन लेगा। लेकिन कई बार रात में, एक बार ऐसे ही मैं पहले नॉनवेज खाता था तो 3 बजे रात में मेरा दरवाजा, मैं अंडा मतलब फ्राई बना रहा था 3 बजे रात में, तो पड़ोस से नॉक किसी ने किया दरवाजा, तो उन्होंने कहा जानते हो कितना टाइम हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ सर 3 बज रहा है। मैंने कहा घड़ी अब खराब हो गई क्या? कह रहे घड़ी तो नहीं खराब हो गई, आप 3 बजे तुम कर क्या रहे हो? खाना खा रहे हो? तुम यार हमने पढ़ा रहे 3 बजे रात में। मैंने सर भूख लगी थी थोड़ा सा, हमने कहा देख लिया जाए क्या स्थिति है। तो मेरा तो कोई क्या छीनेगा, मैं कई लोगों का लेके खाना खा गया हूँ, ये बात तो है। ये तो है। अच्छा बताइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई प्यार वार इश्क की कहानी भी है क्या? कहीं हो गया था इश्क आपको कि नहीं? बता दीजिए ना। नहीं सर, इश्क भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बता दीजिए। आप तो बढ़िया बोलते हैं, बोल दीजिए क्या था? इश्क वास्तव में नहीं हो सका। कारण इसका यह था, देखिए घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी कि शायद इस करने की आजादी ही नहीं थी। घर की जिम्मेदारियों के आगे इस करने का समय नहीं था। लगता था कि जो कहता है ना कि मैं एक शेर सुनाता हूँ कि तुझे इस बात का यकीन नहीं है कि तेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। बिना जमीन की इश्क करना आसान नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, मैं पूछ तो रहा था। अभी आपकी एक किताब है, कहीं तो हंसी होगी, मैं इस में था, इसी में एक लाइन थी, चेहरे पे लिए दाग तुझे क्यों गुरूर, चेहरे पे लिए दाग चांद तुझे क्यों गुरूर, तुझ पे अदाओं का है छाया कैसा ये शुरूर, लेकर पराया नूर चंदा किस भरम में है, तुझ में भी है क्या शर्म हया जो सनम में है। मतलब कहानी छिपा रहे हैं कुछ, मतलब क्योंकि बिन वियोग न निकले कविता, ये तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये सारी तो कविताएं, देखिए ये सच बताऊं, सारी कविताएं अपनी मतलब वाइफ पे लिखी गई हैं और उन्हीं के लिए लिखी हैं। ये वास्तव में बता रहा हूँ कि परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी कि शायद इसकी जा सके। इसके लिए अच्छी परिस्थिति होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जब आपके पास सुकून नहीं है, शाहजहां तब बनाया जा सकता है जब हुमायूं लड़के चला गया हो। हुमायूं के टाइम में ताजमहल बनाना बड़ा कठिन था, तो हम हुमायूं की स्टेज में थे। हमारा बच्चा चाहे तो कोशिश कर सकता है इस तरह की। लेकिन कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। क्या करते हैं लोग? बेटा मेरा LLB BLLB 5 ईयर कोर्स कर रहा है और बिटिया 12th है, DPS RK पुरम में 12th से इस बार बोर्ड है उसका। अच्छा आप ब्राह्मण है, अब जरा बताइए संस्कृत पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चों को?
कुछ दिया ज्ञान आपने कि नहीं? बिल्कुल, बच्चों को मैंने कंपलसरी संस्कृत दिलवाया था और मेरी बिटिया संस्कृत में डीपीएस में बोल के गोल्ड मेडल लाई है। झांसी की रानी बनी थी, उसने पूरा अपना लेक्चर संस्कृत में जाके दिया था। इस दौर में जब, इसी पर आखिरी सवाल करते हैं आपसे, इस दौर में जब लगता है कि आधुनिकता और तमाम सारी चीज़ों के कई विकार पैदा हो गए हैं, अंग्रेजियत ने हमारे अंदर की जो मासूमियत है उसको लगभग छीन सा लिया है, हम कितने हृदयहीन हो गए हैं और ईंट पत्थरों के शहर में रहने लगे हैं। हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं लगभग खत्म सी होती जा रही हैं, रिश्तों की अहमियत खत्म हो रही है। जितेंद्र मणि त्रिपाठी को क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ है जो इन रिश्तों को नए तरीके से जीने के लिए या नए नज़रिए के जरिए हम फिर से उस दुनिया में आ जाएंगे जहां हमारे चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, भैया, भौजी, काका, काकी वाला जो एक बहुत पुनीत रिश्ते थे, संबंध थे, वो वापस कैसे आएंगे? क्योंकि टूट से रहे हैं, बिखर से रहे हैं, ईंट पत्थरों के शहर ने हमको बेजान बना दिया है। ये पत्थरों का शहर है, यहाँ देवता बहुत। वाह, ये पत्थरों का शहर है, यहाँ देवता बहुत हैं। कोई आदमी मिले तो उसे घर जरूर लाना। वाह, क्या बात है। तो इंसानियत की कमी है, आदमी नहीं रह गए। जब कहते हैं ना कि बस्ती में जब से हिंदू मुसलमान बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। इंसान कहाँ है? इंसानियत जो विकार है ये, देखिए, इसके लिए फिर वही है कि हमें बड़े दिल से लगना होगा, भावनाओं को समझना होगा एक दूसरे की। जो कहते हैं ना कि दूसरों के दिल में अगर बसना है तो अपने कद को छोटा करना पड़ेगा, और दूसरों को अपने दिल में बसाना है तो अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें हैं, जब उसके दिल में बसना है अपने कद को छोटा कर लो। भारत एक्सप्रेस का जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जितेंद्र मणि त्रिपाठी एक IPS अधिकारी हैं, एक कवि हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे जो है अपनी पिता हैं क्या मतलब बेसिकली? सर, वही कहते हैं ना कि आदमियत की रेस में आदमी लगा हुआ है। आदमी बनने का दावा कर नहीं पाया, मगर आदमी ने खुद खुदा होने का दावा कर दिया। तो इंसान बनने की कोशिश में है कि एक अच्छा इंसान बना जाए। और दुनिया का सबसे कठिन काम है इंसान होना, सरल होना सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम है। इस कठिन काम को करना चाहिए। इस कठिन काम को करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा दुरूह बना ली है। हमने झमेले पाल लिए, हमने शहर बनाए, हमने जो है ईंट पत्थरों के तमाम सारी दीवारें खड़ी की, लेकिन हमने इंसानियत नहीं सीखी। हमने उस इमोशंस को नज़रअंदाज किया जिससे ज़िंदगी बढ़ती है हमारी। तो जाहिर सी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। हमने लिट्टी की बात कर ली। मुझे उम्मीद है कि जब ये प्रोग्राम हम दिखाएंगे उसके पहले एक दावत आपके साथ, उसको भी शूट करेंगे। बिल्कुल हो जाएगा। और वो होना चाहिए, क्योंकि हमने जो सीखा है हमारी उसी गांव की मिट्टी से हमने सीखा है, हमने जो जाना, और जिस तरीके की बातचीत आप करते हैं उसमें बिल्कुल मिट्टी की खुशबू आती है। तो इस खुशबू के साथ ही आपसे हम अलविदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। और दर्शकों, आप बताइएगा जरूर कि जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने जो कुछ भी कहा है अपने वजन को लेकर के, अपनी शायरी के माध्यम से, अपने निजी रिश्तों के बारे में और अपने बच्चों के बारे में, पूरे देश के बारे में और इंसानियत के बारे में जो कुछ भी कहा है, उस पर कम से कम आप भी मंथन कीजिएगा। और एक और खास बात मैं जरूर कहूंगा कि जो संकल्प इन्होंने गिनाया कि अगर आपने ठान लिया, अगर आपसे कोई कहता है कि ये आपसे नहीं होगा, वही करना है भैया। जिस दिन आपने वही कर लिया, जिंदगी एकदम बिल्कुल जो है सामान्य हो जाएगी। और इन्होंने करके दिखाया। तो साल के अंत में मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो इंसानियत है, वही जो मैं बड़े अच्छे दोस्त से सुनाता हूँ कि इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं। इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं। मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। क्या बात। तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लोग एक नए संकल्प के साथ नए वर्ष में जाएं और कुछ कर दिखाने का दृढ़ निश्चय लेकर के जाएं कि पत्थरों का शहर है बचा आईना, कर रहा है यही इल्तिजा आईना, कि देखकर लोग तुझको संवरने लगे, देखकर लोग तुझको संवरने लगे, अपने किरदार को यूं बना आईना, पत्थरों का शहर है बचा आईना। तो नए साल में तो अपना किरदार ऐसा बनाए कि लोग आपको देख के सीखें, आपसे प्रेरणा लें। दे दीजिए शुभकामनाएं नए साल की। इन्हीं संदेशों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे व्यू देखने वाले लोग हैं कि अगर आपको कुछ भी करना है, टारगेट आपका होना चाहिए, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए। और कांपते हुए हाथों से आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता है कि हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं, कांपते हाथ से तलवार उठाया ना करो। तो अगर लड़ाई करनी है तो बुलंद हौसले होने चाहिए,
आप जो करें दृढ़ निश्चय से करें, संकल्प से करें, आपकी विजय होगी, आपको निसंदेह वो लक्ष्य हासिल होगा। तो भैया समझ गए आप, सीधी सीधी बात, नो बकवास। और सुनिए, ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति, मैं कहता हूं ना, अभी इन्होंने कहा जो दृढ़ इच्छा शक्ति से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। तो लीजिए संकल्प, अगर आप मोटे हैं तो आप पतले हो सकते हैं। और सुनिए, ठान लीजिए कि आपको जो, और हम ये जो दर्शकों के लिए ला रहे हैं, हमारे पीछे मकसद यही है कि आपके लिए एक कामयाब इंसान अगर कुछ कहता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसका अनुभव है और तमाम सारी चीजें हैं। तो भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए आज सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।